नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा इस वर्ष 25 अप्रैल से शुरू होगी। अगर आप भी यहां जाने का प्लान कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको श्री केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ धाम कब जाएंगे या आपको कब जाना चाहिए, बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा। तो केदारनाथ धाम यात्रा जो शुरुआत होती है इसकी वो अप्रैल मई से शुरू हो जाता है और ये नवम्बर तक चलता है। दिवाली के आसपास तक ये यात्रा जारी रहती है। उसके बाद बर्फ पड़ जाती है जिसकी वजह से ये यात्रा 6 महीने तक बंद रहती है। तो बेस्ट तरीका या फिर बेस्ट समय आपका यहाँ पहुँचने का होगा वो शुरुआत में या फिर आखिर में। शुरुआत का मतलब है कि ये यात्रा इस वर्ष 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, तो आप अप्रैल मई में जा सकते हैं, ये बेस्ट सीजन रहेगा। लेकिन इस समय यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा रहेगी, तो क्राउड ज्यादा होने की वजह से चीजें भी काफी महंगी रहेंगी और आपको यात्रा करने में भी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहें तो मई जून के बाद यहाँ पे जुलाई या अगस्त में भी जा सकते हैं। लेकिन इस समय क्या रहेगा कि बारिश ज्यादा रहेगी तो लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है, तो बसेस भी बहुत ज्यादा रास्ते में फंस जाती हैं और ज्यादा वक्त जाया होता है, तो इस वजह से खर्चा बढ़ सकता है। तो मानसून मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट सीजन है वो है आपका आखिर में, यानी अक्टूबर या नवम्बर में। उस समय ठंड थोड़ा सा रहती है, लेकिन उस समय क्या होगा कि भीड़ भी बिल्कुल कम रहेगी और आपको चीजें भी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और दर्शन भी आपका बड़े आराम से हो जाएगा कम से कम खर्चे में। तो यहाँ केदारनाथ धाम पहुंचने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर नवंबर का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं समय के बाद कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पास बनवाने की जरूरत पड़ेगी और यात्रा पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी ऋषिकेश में, हरिद्वार में या फिर रुद्रप्रयाग में अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे बन जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अगर आप इसका प्रोसेस कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा रहेगी, तो इस वजह से हो सकता है लाइन में लगना पड़े और आपका समय खराब होगा। तो चलिए बात करते हैं यात्रा पास की। तो यात्रा पास की वेबसाइट मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसी पे जाके आप अपना यात्रा पास बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका यात्रा पास आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अब चलिए यात्रा पास के बाद बात करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा उन लोगों का जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, यानी 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में 3 टेस्ट यहाँ पे मैंडेटरी है, डायबिटीज टेस्ट, ईसीजी टेस्ट और बीपी टेस्ट। तो जिन लोगों की उम्र 50 से अधिक है उनको ये टेस्ट करवा के और उसकी एक कॉपी लेके जरूर जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ धाम पहुंचना कैसे है। तो केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको कहीं भी रहते हो, आप किसी भी शहर में रहते हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। तो हरिद्वार जो है वो रेल रूट के जरिए बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है सभी प्रमुख शहरों से, तो आपको आपके शहर से हरिद्वार के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया वगैरह से आ रहे हैं और अगर हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आ जाइए, और दिल्ली से हरिद्वार के लिए बहुत सारी ट्रेनें रन करती हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको हरिद्वार से लेनी होगी बस या टेम्पो ट्रेवलर या शेयरिंग टैक्सी, और इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी भी हो सकती है। तो अगर आप हरिद्वार सुबह आ जाते हैं जल्दी, यानी 2-3 बजे तक, तो आप 4 बजे तक यहाँ से अपना साधन ले सकते हैं सोनप्रयाग के लिए। लेकिन आप हरिद्वार अगर लेट में पहुंचते हैं 9-10 बजे के बाद, तो आप यहीं पर स्टे कर लें और अगले दिन आप यहाँ से बस या टैक्सी जो भी लेना है वो हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग पहुंच जाएं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो करीब 220 किलोमीटर है और यहाँ से आपको सोनप्रयाग पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लग जाएगा। अब बात करते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आप कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए गवर्नमेंट बसेस भी रन करती हैं, प्राइवेट बसेस भी रन करती हैं, टैक्सीज हैं, प्राइवेट टैक्सीज हैं, टेम्पो ट्रेवलर, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट बसेस की, जो सबसे सस्ता तरीका है। गवर्नमेंट बसेज आपको यहाँ से 500 से लेके 600 रुपए तक मिल जाएंगी और 500-600 रुपए में आपको पर पर्सन के हिसाब से ये हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचा देंगी। लेकिन टाइमिंग का आप बेहद ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की बसेज रन करती हैं। प्राइवेट बसेस के किराए की बात करें तो करीब 1000 रुपए पर पर्सन लग जाएगा। वहीं पे अगर आप पूरा टेम्पो ट्रेवलर बुक करते हैं तो करीब 10,000 रुपए पूरा टेम्पो ट्रेवलर बुक हो जाएगा। और अगर प्राइवेट टैक्सी की बात करें तो 4 सीटर प्राइवेट टैक्सी आपका करीब 4000 से 5000 रुपए में हो जाएगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं तो वो करीब आपका 800 से लेकर 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाएगा। अब दोस्तों आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि सुबह 8-9 बजे तक हरिद्वार से निकल देते हैं तो आप 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि सोनप्रयाग से और आगे जाना पड़ेगा, जो कि है गौरीकुंड।
और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो डिस्टेंस है वो है करीब 5 किलोमीटर और यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी चलती है जिसका किराया करीब 50 रुपए पड़ेगा। आप एक ऑप्शन और ले सकते हैं कि आप चाहें तो सोनप्रयाग पहुंच के यहीं पे नाइट स्टे कर सकते हैं और अगले दिन आगे की यात्रा करें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ जाएं और गौरीकुंड में रुकें। तो सोनप्रयाग में रुकने के ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको और सोनप्रयाग गौरीकुंड दोनों जगह डॉर्मेट्री अवेलेबल हो जाएगी जो सबसे सस्ता तरीका है। डॉर्मेट्री के चार्जेस की बात करें तो करीब 400 से लेके 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे बेड मिल जाएगा। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं या फिर चाहें तो गौरीकुंड रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये दिन आपका यहीं पे खत्म होगा और अगली मॉर्निंग यानी अगली सुबह आपको क्या करना है, सुबह जल्दी ही अपना होटल या रूम जो भी है उसको जल्दी से छोड़ देना है, सुबह 4 या 5 बजे ही। और आप अगर सोनप्रयाग में रुक रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सोनप्रयाग में ही रुकेंगे, तो आप सोनप्रयाग में स्टे कर रहे हैं तो सुबह 4-5 बजे तक अपना स्टे वहीं पे छोड़ दें। तो सोनप्रयाग से आप शेयरिंग टैक्सी ले लीजिए और वहां से आ जाइए गौरीकुंड। 5 किलोमीटर है, 50 रुपए पड़ेगा, करीब 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आप गौरीकुंड आएंगे और गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होगी यानी ट्रेक शुरू होगा जो आपका करीब 16 से 18 किलोमीटर का है। अब यहाँ पे आप खाने का मैंने बताया नहीं आपको, तो सोनप्रयाग में आपको खाने का भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा जिसका चार्ज करीब 150 से 200 रुपए थाली पड़ेगा और इसके अलावा अगर आप थाली नहीं लेना चाहते तो अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आप गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, तो गौरीकुंड से ट्रेक आपको स्टार्ट करना है मुख्य मंदिर तक जो कि करीब 18 किलोमीटर का ट्रेक है। तो ट्रेक करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं, कंडी से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो चलिए सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें यही है कि आप पैदल जाएंगे ट्रेक करके और पैदल अगर आप ट्रेक करते हैं तो करीब 7 से 8 घंटे का समय लगेगा आपको मुख्य मंदिर तक पहुंचने में। 7 से 8 घंटे का मतलब है अगर आप सुबह 5 बजे या 6 बजे या मान लीजिए 7 मैक्सिमम आप 7 बजे तक ट्रेक स्टार्ट करेंगे तो आप करीब 2 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे मुख्य मंदिर तक। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका है हॉर्स का। तो घोड़े का दोस्तों एक तरफ का किराया करीब 4,500 रुपए के आसपास लगेगा, लेकिन ये भीड़ के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है। सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट डिसाइड होता है वो उतने रेट पे ले नहीं जाते हैं, वो बढ़ा के ही ले जाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कंडी का। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, वो पैदल नहीं चल सकते, तो आप उनको कंडी में बैठा सकते हैं और कंडी का भी चार्ज 2,000 से 4,000 रुपए पड़ता है एक तरफ का, लेकिन ये वेट पे भी डिपेंड करता है कि यानी आपका वजन कितना है। अगर ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा चार्ज पड़ेगा और कम वजन होगा तो कम चार्ज पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास है पालकी का। पालकी का चार्ज करीब 8,000 रुपए लग जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपका है हेलीकॉप्टर का। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं यहाँ पे, गुप्त, काशी, सिरसी और फाटा। सिरसी और फाटा सोनप्रयाग के नजदीक हैं, तो यहाँ से आपका कम किराया भी लगेगा। और हेलीकॉप्टर का जो चार्ज इस बारी पड़ेगा वो करीब 5,000 के आसपास पड़ेगा, एक तरफ का नहीं बल्कि दोनों तरफ का मिला के 5,000 पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर की इस बारी जो बुकिंग है वो नई वेबसाइट बनाई गई है IRCTC की तरफ से, और वो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। इसकी ऑफलाइन बुकिंग भी होगी, लेकिन इस बारी जो बुकिंग का प्रोसेस है वो ये है कि 90% ऑनलाइन बुकिंग होगी और 10% ही ऑफलाइन बुकिंग होगी जो काउंटर से होगी। तो आप ऑफलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें क्योंकि भीड़ में वैसे भी आप ऑफलाइन बुक नहीं कर पाएंगे। ये तो हुआ कि आपके ट्रेक करने के क्या क्या ऑप्शन है, आप मुख्य मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे। अब आप शाम को 3 या 4 या 5 बजे तक मुख्य मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो मुख्य मंदिर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही आपको बहुत सारे काउंटर दिखेंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा कि जो आपका यात्रा पास है उसमें बारकोड है, उस बारकोड को स्कैन करके आपको एक टोकन की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था इसी साल शुरू की गई है। जो अभी तक भीड़ ज्यादा हो जाती थी, दर्शन करने में उथल पुथल मची रहती थी, वो इस बार नियंत्रित हो जाएगी इस टोकन के जरिए। तो आपका जो यात्रा पास है उसका बारकोड स्कैन करके आपको एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन में टाइमिंग रहेगी यानी टाइम स्लॉट रहेगा। मान लीजिए आपको 8 से 10 बजे का टाइम स्लॉट मिला, या आप शाम को पहुंच रहे हैं 3 बजे, तो मान लीजिए 4 से 6 का या 7 से 9 का टाइम स्लॉट मिला है, तो आपको उसी बीच में दर्शन करना है। और इससे भीड़ क्या होगी, इकट्ठा नहीं हो पाएगी और आसानी से दर्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप शाम को पहुंचे हैं और उस दिन आपका जो टोकन मिला है उसमें टाइम स्लॉट उस दिन का नहीं है बल्कि अगले दिन सुबह का है, तो आप अगले दिन सुबह भी यात्रा कर सकते हैं, यानी मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोसीजर है इस बारी टोकन का। अब आप क्या करेंगे, शाम को अगर आप पहुंचे हैं तो शाम को आपको वहां पर रुकने का और खाने का देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो रुकने के लिए आपको केदारनाथ धाम में मंदिर के पास ही GMVN के रिजॉर्ट बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं और डॉर्मेट्री भी बनी है, लेकिन ये बहुत कम ही है, 3 या 4 है। लेकिन इसके अलावा आपको वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके टेंट लगे हुए मिल
मिल जाएंगे तो उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। टेंट में रहने का जो चार्ज है वो करीब 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा, 500 से 800 का ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप GMVN के रिजॉर्ट में रहते हैं, होटल में रहते हैं, तो वो करीब 2000 से 2500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा, जो कि काफी महंगा है। और उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करनी होती है, वहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो बेटर ऑप्शन यही है सस्ते में कि आप वहाँ पे जाएं और टेंट में स्टे करें, जो 500 से लेके 800 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाएगा। खाने की बात करें तो खाने का यही है, यहाँ पे जो रेट में आपको सोनप्रयाग पे मिला था उससे करीब 50 रुपए ज्यादा यहाँ पे पड़ेगा। वहाँ करीब 150 से 200 रुपए में थाली आपको मिल जाती थी, यहाँ करीब 200 से 250 रुपए में आपको थाली मिलेगी, तो आप यहाँ थाली ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्रेक के दौरान जो रास्ता कवर करके आए हैं, वहाँ अगर आपको भूख लगती है तो वहाँ पे चाय, पराठा, कॉफी और मैगी, यही मेजर ऑप्शंस हैं। पानी की बात करें तो पानी के लिए यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स गिरते रहते हैं, जिसमें कि स्वच्छ जल बहता रहता है, तो आप उसको एक बॉटल लेकर जाएं और उसको रिफिल करके पिएं, तो पानी का खर्चा आपका बच जाएगा और पानी भी एकदम स्वच्छ रहता है। तो ये है। अगर बात करें मैगी की रास्ते में तो करीब 50 रुपए की मैगी मिल जाएगी, 60 रुपए का आलू का पराठा मिल जाएगा और 20 रुपए की जो है चाय मिलती है और 30 रुपए की कॉफी। तो ये रेट है वहाँ के। तो अब आप मंदिर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप नाइट स्टे करेंगे, और अगर आपका रात में ही मिल गया है दर्शन करने का टाइम स्लॉट तो आप रात में ही दर्शन करके फिर नाइट स्टे करेंगे। अगर आपको सुबह का स्लॉट मिला है तो आप नाइट स्टे करें और सुबह जल्दी ही उठकर 3 या 4 बजे तक मैक्सिमम दर्शन कर लें, क्योंकि आप जितना जल्दी उठेंगे भीड़ उतनी कम मिलेगी और आसानी से दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन करके आप यहाँ से अपनी यात्रा नीचे के लिए शुरू कर दें, यानी अब आप नीचे उतरेंगे और आएंगे फिर से वापस गौरीकुंड। तो गौरीकुंड ट्रेक करने में आपको जो जाने में करीब आपका 7 से 8 घंटे का समय लगा था, उतरने में आपका करीब 4 से 5 घंटे का ही समय लगेगा और उतनी थकावट भी नहीं होगी। तो आप आराम से व्यूज को एंजॉय करते हुए, पहाड़ों को, झरनों को, बर्फ को देखते हुए नीचे उतर आएं, और नीचे उतर आएंगे तो आप गौरीकुंड पहुंच आएंगे करीब 4 से 5 घंटे में। और यहाँ से फिर आप वही चीज को फॉलो करेंगे और गौरीकुंड से फिर टैक्सी लेंगे और आ जाएंगे सोनप्रयाग, जहाँ पर आप स्टे कर रहे थे। सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो यहाँ शाम हो चुकी होगी और यहाँ पे आप नाइट स्टे करेंगे, अपना खाना पीना खाएंगे। और लेकिन ध्यान रखना है कि सोने से पहले ही आपको यहाँ पे बस स्टैंड पे या जो भी बस काउंटर बुकिंग है वहां जाके पता कर लेना है कि सोनप्रयाग से आपको वापस जाना है हरिद्वार। तो उसकी बुकिंग आप रात में ही या शाम को जब पहुंचे सोनप्रयाग तभी करवा लें, क्योंकि अगले दिन सुबह आपको बुकिंग तुरंत नहीं मिल पाएगी। तो शाम को ही करवा लेंगे तो अगले दिन के लिए बुकिंग आपको मिल जाएगी आसानी से। तो आपको क्या करना है, सोनप्रयाग से शायद बसें ना चलें क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, तो जो बसेस रन करती हैं वो सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से करीब 1.5 किलोमीटर पहले है, वहीं से रन करती हैं। तो आप अपना बैग वैग उठा के सीतापुर पहुंच जाएंगे पैदल 1-1.5 किलोमीटर चल के, वहां से आपको बस मिल जाएगी अपनी, और वहां से आप वापसी करेंगे हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार से वापस आके आपको जहां भी जाना है अपने शहर, वहां से ट्रेन पकड़ के बस के जरिए किसी भी तरीके से अपने शहर जा सकते हैं। तो ये तो था कुछ दर्शन करने का तरीका। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो यात्रा है इसमें आपके कितने दिन खर्च होंगे और इसमें कितना खर्चा आएगा, यानी बजट क्या होगा। तो इसमें दोस्तों कम से कम आपका 4 दिन जाने वाला है, क्योंकि एक दिन आपका जाएगा हरिद्वार आने में, दूसरा दिन आपका हरिद्वार से जाएगा गौरीकुंड तक जाने में, तीसरा दिन आप ट्रेक करेंगे, दर्शन करेंगे, और चौथे दिन आप वापसी करेंगे। तो 4 दिन इसमें आपका लगने वाला है। और 4 दिन का जो खर्चा आएगा आपका वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 4 दिन की ये जो यात्रा करेंगे आपको, मौसम सर्द रहता है उत्तराखंड का, तो किन किन जरूरी चीजों को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक करेंगे कि अच्छी सी वूलन जैकेट या फिर वाटरप्रूफ जैकेट लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी भी बारिश होने लगती है और इस वजह से आपको ठंड लगेगी और बर्फबारी तो हो ही रही होती है। तो इस वजह से आप अच्छी जैकेट लेके जाएं, -10 डिग्री, -15 डिग्री तक जो सर्वाइव कर सके। दूसरा चीज है वूलन ग्लव्स, आप दस्ताने लेके अच्छे जाएं, अच्छी कैप लेके जाएं और इनर विनर अच्छे से पहन के जाएं। साथ ही साथ आप एक टॉर्च रखें अपने साथ, हो सकता है ट्रेक के दौरान शाम हो जाए या फिर आपको कुछ भी खोजना हो इधर उधर तो टॉर्च की जरूरत पड़ सकती है। और वाटरप्रूफ शूज लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी, वाटरफॉल्स मिलेंगे, तो वाटरप्रूफ शूज रहेंगे तो पानी आपके जूते के अंदर नहीं आएगा, जिससे आपको सर्दी लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। पावर बैंक अच्छा लेकर जाएं, क्योंकि लाइट के सोर्सेज वहाँ पे बहुत ही कम होते हैं और आपके मोबाइल चार्ज करने के लिए वहाँ पर कोई विकल्प मिलेगा नहीं। और इसके अलावा एक स्लीपर लेके जाएं और साथ ही साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ जो कि माउंटेन सिकनेस के लिए काम कर जाएं। तो ये चीजें आप अपने साथ लेकर जा
जा सकते हैं, एक पानी की बोतल भी ले सकते हैं और एक छाता या अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं और एक रेनकोट। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी है। तो चलिए आप फाइनली बात करते हैं कि इस ट्रिप में आपका कुल कितना खर्चा आएगा, यानी कम से कम बजट कितना होगा। तो आपका इस ट्रिप में जो बजट आने वाला है तो करीब 1200 रुपए आपका आने जाने में लग जाएगा, हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हरिद्वार। और करीब 1000 रुपए में आपका सोनप्रयाग में रुकने का हो जाएगा 2 दिन। एक जब आप जाते समय सोनप्रयाग में रुकेंगे और एक जब आप ट्रेक करके वापसी में लौटेंगे तब आप सोनप्रयाग में रुकेंगे। तो 500 रुपए में डॉर्मेट्री आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगी। तो 1000 रुपए आपका स्टे का हो जाएगा सोनप्रयाग में। और केदारनाथ टेम्पल के पास जो आप टेंट में रुकेंगे 800 रुपए एक दिन का उसका हो जाएगा। और 2000 रुपए आपके 4 दिन का खाने का हो जाएगा, 500 रुपए पर डे का। तो ओवरऑल ये जो बजट आपका बनेगा ये करीब 5000 रुपए के आसपास बनेगा। 4 दिन की ये ट्रिप होगी, कम रुपए में बहुत ही कम खर्चे में ये ट्रिप कर सकते हैं अगर आप इस यात्रा को मेरे तरह प्लान करें तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।